नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वार्लॉक ऑफ द मैगोस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। चैप्टर 520 वार्लॉक गैदरिंग। आज हमारा मास्टरमाइंड लेलिन की एंट्री होने वाली है एक ऐसी जगह पर जहां पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे खूंखार और पावरफुल वार्लॉक एक साथ बैठे हैं। और यहां लेलिन के साथ एक ऐसी माइंड गेम खेली जाएगी जिसे देखकर आप कहेंगे, भाई लेलिन से पंगा लेना मतलब मौत को दावत देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। चैप्टर की शुरुआत हो में ना नोवेल का ऑथर हमें वारलॉक के ना बारे में एक बहुत ही कड़वा सच बताते हैं। हम सब जानते हैं कि ब्लड लाइन वारलॉक बहुत ही फास्ट तरीके से तरक्की करते हैं। उन्हें रैंक 1, रैंक 2 या रैंक 3 तक पहुंचने में कोई बड़ी परेशानी या बोटलनेक नहीं आते। उन्हें बस इंतज़ार करना होता है कि उनकी ब्लड लाइन मैच्योर हो जाए और वो नॉर्मल मैगस को पीछे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। लेकिन इस आसानी से बदले उन्हें ना मिलती है एक बहुत ही भयानक बीमारी, एक कर्स जिसे कहते हैं ब्लड लाइन सैकल, खून की जंजीरें। और ये व्हाट आर ब्लड लाइन सैकल्स? सिंपल शब्दों में कहें तो कोई भी वारलॉक कभी भी उस एंशियंट क्रिएचर से ज़्यादा पावरफुल नहीं बन सकता जिसका खून उसकी रगों में दौड़ रहा है। अगर आपका ब्लड लाइन सोर्स रैंक 4 का है तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप रैंक 4 से ऊपर कभी नहीं जा सकते। छोटे रैंक्स में ये परेशानी समझ नहीं आती और मॉर्निंग स्टार लेवल पर भी लोग इसे झेल लेते हैं। लेकिन जैसे ही बात रेडियंट मून रैंक 5 या ब्रेकिंग डाउन रैंक 6 लेवल की होती है ना, तब तक ना आते आते ज़्यादातर वारलॉक का मतलब ना यहाँ पर काम ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि उनकी ब्लड लाइन उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती। यहाँ पर नॉर्मल मैगोस बाजी मार लेते हैं क्योंकि उनके पास ऐसी कोई लिमिट नहीं होती। इसके साथ ही अपनी ब्लड लाइन की वजह से वारलॉक बहुत ही गुस्से वाले और रैश होते हैं। उन्होंने पुराने ज़माने में बहुत से टैबो बैन किए गए हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, जिसकी वजह से सभी मैगोस उन्हें नफरत करने लगे। नतीजा ये हुआ कि ना जब वारलॉक कमज़ोर पड़ने लगे तो सारे मैगोस ने मिलकर उन्हें कुचल दिया। साउथ कोस्ट और ट्वाइलाइट जोन में तो वारलॉक लगभग ख़त्म ही हो गए। सेंट्रल कॉन्टिनेंट में हालत थोड़ी बेहतर इसलिए है क्योंकि एस्ट्रल गेट के खुलने से उन्हें नए प्लेन्स से नए ब्लड लाइन मिल गए, जिससे कुछ वारलॉक एकदम रैंक 5 तक पहुँचे और यहाँ पर उनका वैनिश होने से बच गए। और इस स्ट्रगल से बना था हमारा प्यारा क्रीवी सिटी। और यहाँ पर लेलिन मन ही मन ना उन पुराने हाई रैंकिंग वारलॉक को सैल्यूट करता है जिनकी वजह से आज उनका वजूद बचा हुआ है। तभी उनकी तीनों कॉन्ट्रेट स्लैब एक पुराने कैसल के स्क्वायर में आकर फिट हो जाती है। पॉल बड़े प्राउड से कहता है, लेलिन ये है क्रीवी सिटी का रियल पावर सेंटर, द ब्लड स्ट्रॉन्ग होल्ड। यह कैसल ना काफ़ी पुराना और थोड़ा टूटा फूटा दिख रहा था। लेलिन के पास जो ओनिक्स कैसल है ये देखने में ना उससे भी ना सिंपल था, लेकिन इस कैसल के अंदर जो जो ना एनर्जी और एंशियंट ऑरा निकल रही थी वो सच में दहशत पैदा करने वाली थी। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचते हैं, उनका वेलकम करने के लिए एक मिडल एज सिल्वर हेयर आदमी खड़ा होता है। वो आगे बढ़कर एकदम लेलिन को ना दोनों हाथ मिलाता है। उनका हाथ बहुत गर्म और पावरफुल था और उसकी आंखों में एक ऐसी चमक और अपनापन था कि कोई भी अनजान आदमी उस पर तुरंत भरोसा कर ले। लेकिन हमारा लेलिन वो तो शक का देवता है। वो सोचता है, भाई पहली मुलाकात में कोई इतना प्यार कैसे दिखा सकता है? जरूर दाल में तो कुछ काला ही है। और यहाँ पर लेलिन तुरंत अपने दिमाग में कमांड देता है, एआई चिप स्कैन। मॉर्निंग स्टार बनने के बाद लेलिन का एआई चिप इतना पावरफुल हो चुका है कि सामने वाला मॉर्निंग स्टार वार्लॉक होने के बाद भी उसकी स्कैनिंग को पकड़ नहीं पाता। और तभी एआई चिप का वार्निंग एकदम अलर्ट आता है, बीप, एनर्जी इंड्यूलेशन डिस्कवर्ड, पैसिव इल्यूजन डिटेक्टेड, टारगेट ऑटोमेटिकली फॉर्म एन एलिजरी फोर्स, मतलब इल्यूजनरी फोर्स अराउंड हिज बॉडी, causing all being in the vicinity to develop favorable opinion of him। मतलब कमाल का ट्विस्ट है दोस्तों। वो आदमी कोई मतलब ना यहाँ पर मैजिक नहीं कर रहा था, वो उसकी ना ब्लड लाइन का असर था। उसने एंशियंट इल्यूजनरी क्रिस्टल स्कॉर्पियन की ब्लड लाइन इनहेरिट की थी, जिसका इल्यूजनरी फोर्स्ड फील्ड इतना खतरनाक है कि बड़े बड़े रेडिएंट मून मैगस भी चकमा खा जाएंगे। इस फोर्स फील्ड की वजह से
जो भी उसके पास जाता है वो ऑटोमेटिक उसे पसंद करने लगता है और उसकी बातों में आ जाता है। लिलियन एकदम समझ जाता है कि ये एक साइलेंट टेस्ट है। पॉल और फिलिप साइड में खड़े होकर देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। असल में जब भी कोई नया यंग वॉरलॉक उनके कोर ग्रुप में आता है तो ये लोग इस तरह को अपना लॉयल्टी टेस्ट लेते हैं, ताकि देख सके कि सामने वाला दुश्मन का जासूस तो नहीं है। लेलिन भी ना बड़ा शातिर है। वो बिल्कुल भोले बच्चे की तरह एक्ट करता है, एक प्यारी सी स्माइल देता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे वो उस बर्ले मैन के झांसे में फुल्ली आ चुका है। वो झुककर कहता है, मेरा नाम लेलिन फार्लियर है, आप सर, आपसे मिलकर खुशी हुई। वो आदमी हंसता है और कहता है कि हम सब ब्लड लाइन ब्रदर्स हैं, मुझे जैलोन कहो। जैलोन ने पॉल को इशारा किया कि लड़का बिल्कुल साफ है, कोई खतरा नहीं है। पॉल और फिलिप ने चैन की सांस ली। चलो भैया, लिलिन ने बिना किसी लफड़े के टेस्ट पार कर लिया था यहाँ पर। और जैसे ही लिलिन कैसल के अंदर कदम रखता है उसे एक झटका लगता है। वहाँ हवा में एक ऐसी एनर्जी थी, यहाँ पर ना लिलिन का खून तेजी से ना दौड़ने लगता है और उसकी बॉडी फुल्ली रिलैक्स हो जाती है। जेलोन बड़े प्राउड से बताता है कि इस कैसल की दीवारें वॉरलॉक की ब्लड लाइन के साथ रेजोनेट करती है, जिससे यहाँ पर रहने पर ना कल्टीवेशन की स्पीड डबल हो जाती है। लोअर रैंक्ड वॉरलॉक के लिए तो ये जन्नत है। जेलोन उन्हें अंदर लेकर जाता है और एक बड़ा सा गोल्डन डोर खोलता है। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर बैठे लोगों से एकदम जोर से कहता है, आओ दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे नए कॉमरेड का, लिलिन फार्लियर ऑफ द ओरोबोरस क्लैन। अंदर का नज़ारा देखकर लिलिन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक बड़ा सा बॉलरूम, बड़े बड़े चैंडलियर और चारों तरफ पावरफुल मॉर्निंग स्टार मैगोस। यहाँ पर मैगोस वॉरलॉक हैं, उनका मेला लगा हुआ था। लिलिन ने अपनी पुरानी ज़िंदगी में एक साथ इतने मॉर्निंग स्टार नहीं देखे थे। लिलिन का यह चिप उनकी ऑराज को स्कैन करता है तो वहाँ अलग अलग अजीब क्रिएचर की ब्लड लाइन मिलती है। सैवेज राइनोसोरर मतलब जंगली गेंडा, वाटर मंकी, एंशियंट प्रीडिटेटर वैलो, यहाँ पर बहुत अजीब अजीब नाम है। और ना जाने कितने सारे ना प्लेन्स के अलग अलग क्रिएचर। हर वॉरलॉक देखने में ना बेहद हैंडसम और स्टनिंग लग रहा था और उनकी बॉडी से एक नेचुरल पावर वाइब आ रही थी। और यहाँ पर सभी वॉरलॉक लेलिन का चीयर्स के साथ वेलकम करते हैं। लेलिन भी सबको पोलाइट स्माइल देता है, लेकिन तभी पॉल उसके पास आता है और उसे सभी सर्कल से मिलवाते हुए एक कोने पर लेकर जाता है। पॉल का चेहरा ना काफ़ी सीरियस था। वो लेलिन से कहता है, लेलिन चलो अब बैठते हैं, हमें एक बहुत ही बड़े और सीरियस मुद्दे पर बात करनी है। जुपिटर लाइटनिंग। जुपिटर लाइटनिंग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉरलॉक की सबसे बड़ी दुश्मन है। इस कोने में जो लोग बैठे थे उनकी एनर्जी वेव्स बहुत ही खतरनाक थी। उनमें से कुछ लोगों के मतलब सर ऑक्टोपस जैसे थे, जो कि स्प्रिट सर्कल के वॉरलॉक थे। और उनके साथ बैठे थे एक दुबले पतले बुढ़े और एक यंग लड़की, जिनके फीचर्स एंशियंट विंड वुल्फ्स जैसे थे। ये सभी लोग मिलकर एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाने वाले हैं जो पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में एक भयानक युद्ध छेड़ सकता है। मीटिंग रूम में ना अंदर हमारा लेलिन अकेले चलकर जा रहा है। अगर पिछले जमाने की बात होती तो उसके मेंटर यानी गिलबर्ट और बाकी दो एल्डर उसके साथ होते, लेकिन अब लेलिन अकेला है। ओरोब्रोस क्लैन का चेहरा है। पॉल और फिलिप उसे इज्जत से एक बड़े से सोफा पर बैठाते हैं और वहाँ बैठे पावरफुल मॉर्निंग स्टार वॉरलॉक से उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सबसे पहले पॉल इंट्रोड्यूस करवाता है लॉर्ड ब्लायर और लॉर्ड ब्रोन से। दोस्तों, ये दोनों स्प्रिट सर्कल के सबसे बड़े वॉरलॉक हैं। इनका सर बिल्कुल एक ऑक्टोबस जैसा है। लेलिन उन्हें देखकर एकदम बो करता है, लेकिन मन ही मन न सोचता है कि इन ऑक्टोपस के हेड की वजह से ये पहचानना नामुमकिन है कि ये दोनों आपस में भाई है या नहीं। यहाँ पर फिर फिलिप इंट्रोड्यूस करवाता है उनके फैक्शन के सबसे बड़े लीडर लॉर्ड सेवल से, और उनके ठीक बगल में बैठी थी उनकी पोती ग्रैंड डॉटर पैलिसा। लेलिन जैसे ही साइबल की ओरा को महसूस करता है, उसका अंदर का ना एक हल्का सा डर पैदा हो जाता है। उनकी ब्लड लाइन इतनी कॉन्सेंट्रेटेड और ख़तरनाक थी कि उन्होंने अपनी पोती पैलेसा को भी एक मॉर्निंग स्टार वॉरलॉक बना दिया था। साइबल अपनी आंखों को न खोलते हैं, जो लग रहा था कि न सदियों से बंद थी, और कहते हैं, तो तुम गिलबर्ट के स्टूडेंट हो?
लेलिन हो, वही पैलेसा लेलिन को बड़ी क्यूरोसिटी यानी उत्सुकता से देख रही थी, क्योंकि लेलिन मॉर्निंग स्टार के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा यंग दिख रहा था। साइबल नोट करते हैं और फिलिप से कहते हैं, फिलिप इसे एस्ट्रल कोऑर्डिनेट्स पास करो। फिलिप बहुत ही सीरियस फेस के साथ लिलिन को एक छोटी सी लाइट बॉल देता है, जो एक तरह की मतलब तारे की तरह चमक रही थी। लिलिन की आंखें एकदम हैरत से सिकुड़ जाती हैं और उसका एआई चिप तुरंत उसे स्कैन करके डाटाबेस में रिकॉर्ड कर लेता है। साइबल एक्सप्लेन करते हैं कि ये कोई आम कोऑर्डिनेट्स नहीं है, ये एक मिनीएचर प्लेन छोटा आयाम का कोऑर्डिनेट्स है, जिसे ट्रांजैक्शन प्लान कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पॉकेट डायमेंशन और प्लेन में क्या फ़र्क है। चलिए हमारा इस सिंपल टेबल से समझते हैं। यहाँ पर ना लोकेशन, पहले सोचते हैं पॉकेट डायमेंशन, जीव आयाम और छोटा प्लान मिनिएचर प्लान। और ये किसी वर्ल्ड के अंदर की मतलब लोकेशन जो है, ये किसी वर्ल्ड के अंदर की छुपा होता है। ये दो वर्ल्ड के बीच के ट्रिबुलेंट स्पेस में आज़ाद होता है और इसका साइज फिक्स होता है। ये मतलब बढ़ नहीं सकता, इसके अंदर खुद के रूल्स होते हैं और ये बढ़कर एक अलग वर्ल्ड बन सकता है। और इसका वैल्यू है लिमिटेड रिसोर्स और स्पेस। इसकी कीमत एक पॉकेट डायमेंशन से लाख गुना ज़्यादा होती है। और यहाँ का सीक्रेट बेस मॉर्निंग स्टार वॉरलॉक को हर बार ट्रेड करने के लिए लंबी दूरी तय ना करनी पड़े, इसलिए कुछ बड़े रेडिएंट मून वॉरलॉक ने मिलकर मैगस वर्ल्ड के बिल्कुल कोने में एक छोटा सा प्लान कैप्चर किया है और उसे वॉरलॉक का सीक्रेट ट्रेडिंग हब बना दिया। मतलब ये था पॉकेट डायमेंशन और प्लेन का फ़र्क। प्लेन तो कॉन्टिनेंट के अंदर ही होता है, लेकिन पॉकेट डायमेंशन जो है ये बाहर होता है। और लेलिन पूछता है, लेकिन लॉर्ड साइबल, एस्ट्रल गेट खोलने और दूसरे प्लेन से सामान मंगवाने में तो इतनी एनर्जी वेस्ट होती है कि मैगोस खून की उल्टियाँ करने लगे। साइबल हंसते हैं और बताते हैं कि ऐसा तब होता है जब प्लेन बहुत दूर हो। ये ट्रांसैक्शन प्लेन मैगस वर्ल्ड के बिल्कुल बॉर्डर पर है, इसलिए इसका गेट खोलने में ना के बराबर ना एनर्जी लगती है। लेलिन समझ जाता है कि ये कितना बड़ा जैकपॉट है। अब वो अपने मैगस टावर में आराम से बैठकर बिना मतलब शहर आए कॉन्टिनेंट के किसी भी मॉर्निंग स्टार वॉरलॉक से पावरफुल आइटम और ब्लड लाइन का ट्रेड लाइटनिंग स्पीड से कर सकता है। अब आते हैं असली मुद्दे की बात पर। साइबल सीरियस होकर कहता है, पॉल, अब वक्त आ गया है जुपिटर लाइटनिंग के बारे में बात करने का। ये नाम सुनते ही वहाँ बैठे सारे वॉरलॉक स्टार मॉर्निंग स्टार के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। आखिर एक रैंक 5 रेडिएंट मून मैगस का खौफ ऐसा है। लेलिन थोड़ा अनजान बनते हुए पूछता है, लॉर्ड, मैं तो अपनी प्रमोशन से बिजी था, मुझे नहीं पता कि हमारी ओरोबरोस क्लैन और जुपिटर लाइटनिंग में ऐसी क्या दुश्मनी हो गई। पॉल ग्रीन ड्रिंक का एक सिप लेता है और असली कहानी एकदम शुरू से बताता है। वो कहता है कि उनका ये वॉरलॉक यूनियन ऊपर से देखने में एक लूज एलियंस मतलब अलायंस जैसा लगता है, पर अंदर ही अंदर तीनों फैक्शन स्पिरिट सर्कल, विंड वुल्फ लायर और ओरोबरोस क्लैन हमेशा साथ काम करते हैं। और यहाँ पर ठीक 3 साल पहले इन तीनों ने मिलकर एक बहुत ही कीमती एरिया पर कब्जा कर लिया था और वहाँ की एक छोटी मैगस ऑर्गेनाइजेशन को लात मारकर भगा दिया था। उन्हें लगता था कि न वो एक आम छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, पर उन्हें नहीं पता था कि उसके पीछे जुपिटर लाइटनिंग का हाथ है। और अब बस उनका गुस्सा इन वॉरलॉक पर टूट पड़ा है। लेकिन हमारा लेलिन बहुत शातिर है। वो समझ जाता है कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। ज़रूर इसके उस न इलाके यानी क्रिस्टल माउंटेन में कोई ऐसी टॉप सीक्रेट चीज़ या ना भयानक खजाना है जिससे दोनों में से कोई भी ना मतलब छोड़ना नहीं चाहता। उसी दुश्मनी में जुपिटर लाइटनिंग ने बदला लेने के लिए ओरोबरस क्लैन के तीनों एल्डर गिलबर्ट और दो बाकी को एम्बुश मतलब छुपकर हमला किया था। लेलिन यहाँ पर ना वो सवाल पूछता है कि जो आप सबके दिमाग में भी चल रहा होगा, अगर जुपिटर लाइटनिंग के पास एक रैंक 5 रेडिएंट मून मैगस है तो हमारे तीनों फैक्शन उनके हमलों से अब तक बचे कैसे रहे। पॉल आहाँ भरते हुए यहाँ पर ना ओरोबरस क्लैन के 3 किमियन ड्यूक्स
मतलब गिलबर्ट और उनके साथ दो लोग जब मिलते थे तो उनकी ताकत एक रेडिएंट मून मैगस के बराबर हो जाती थी, और साथ में लॉर्ड साइबल भी थे। इसीलिए उनका एकदम न पलड़ा भारी था। लेकिन अब तीनों किमियोन ड्यूक्स के जाने के बाद हालत बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। तभी सोफा के सेंटर में बैठे लॉर्ड साइबल अपनी आंखें खोलते हैं। उनकी आंखों से न एक तेज रोशनी निकलती है। लेलिन की आंखें चौंधिया जाती हैं। साइबल गुस्से में कहते हैं कि उन्होंने हमारे साथियों को मारा है, हम हार नहीं मानेंगे। मैं अपनी बहुत बड़ी कुर्बानी देकर हमारी मदद के लिए एक रैंक 5 रेडिएंट मून वॉरलॉक को मना लिया है, जो जुपिटर लाइटनिंग के उस रेडिएंट मून मैगस को अकेले कुचल देगा। यहाँ पर रैंक 5 ब्लड लाइन वॉरलॉक पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में सबसे रियर और पावरफुल होते हैं। उनकी ब्लड लाइन एम्पलीफिकेशन की वजह से न एक आम रैंक 5 मैगोस उनके सामने टिक नहीं सकता। यहाँ तक कि रैंक 6 ब्रेकिंग डाउन मैगोस भी उनसे पंगा लेने से पहले डरते हैं। ये सुनते ही सारे मॉर्निंग स्टार वॉरलॉक के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। लेकिन मनी मन सोचता है कि साइबल ने ना जाने कितनी बड़ी दौलत या सीक्रेट उस रेडिएंट मून वॉरलॉक को दी होगी कि काम के लिए साइबल का साफ प्लान था। जैसे उनका रैंक 5 वॉरलॉक दुश्मन के मेन बॉस को बिजी करेगा, ये सारे मॉर्निंग स्टार मिलकर जुपिटर लाइटनिंग के बाकी मॉर्निंग स्टार मैगोस को जल्द से मिटा देंगे और क्रिस्टल माउंटेन पर पूरा कब्जा कर लेंगे। सारे वॉरलॉक की नज़रें अब लेलिन पर टिक जाती है कि ओरोब्रस क्लैन के ये नया मतलब छिपकली, इन लिटरली छिपकली लिखा है भाई, किमियन सरपेंट उनका साथ देगा या पीछे हटेगा। लेलिन बहुत ही चालाकी से यहाँ पर ना जवाब देता है, अगर ये काम बहुत मतलब ना ज़्यादातर डेंजरस नहीं है तो मैं आपके साथ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पहले मुझे इस पूरे मिशन का मेमोरेंडम और सारे क्रिस्टल रिकॉर्ड, पुराना डाटा और मैप्स देखने हैं। लेलिन का मतलब चेहरा देखने में तो लग रहा था कि ना वो क्लान के बदले के लिए तड़प रहा है, पर असल में वो अपना फ़ायदा और सेफ साइड चेक कर रहा था। वो बिना सोचे समझे किसी ऐसे जंग में अपनी जान दांव पर नहीं लगाने वाला था जहां फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो। और इसी के साथ वॉरलॉक की यह महा गैदरिंग एक नए युद्ध का आगाज करती है। बैंक्वेट खत्म होने के बाद लेलिन कुछ वक्त के लिए ब्लड कैसल में ही रुकने का फैसला करता है। उस दौरान उसे क्रिस्टल माउंटेन के बारे में लगातार टॉप सीक्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल रही होती है। अब ये क्रिस्टल माउंटेन क्या चीज़ है? ये आर्सिलोर का रास्ते के पास एक बहुत ही बड़ी पहाड़ी का रेंज है। इसका नाम क्रिस्टल माउंटेन इसलिए है क्योंकि यहाँ एक स्पेशल हाई एनर्जी क्रिस्टल और मिलता है। और की खासियत ये है कि ये पत्थर इतना पावरफुल होता है कि ये मैजिक क्रिस्टल की जगह पपेट स्पेल फॉर्मेशन और मैजिक आर्टिफैक्ट को चलाने में ना यूज होता है। ये क्रिस्टल पहाड़ के बिल्कुल सरफेस ऊपरी हिस्से पर मतलब मिल जाते हैं, यानी बिना किसी बड़ी खुदाई के मतलब आप इसे ना आराम से निकाल सकते हो। आम मैगस के लिए भी ये बिल्कुल ना आधा पैसा न्यूट्रल सोर्स का वेल्थ था। लेकिन ये कचरा क्रिस्टल सिर्फ कमजोर मैगस को अट्रैक्ट कर सकते थे। मॉर्निंग स्टार मैगस के पास पहले से ही इससे कहीं बेहतर माइंस होते हैं। तो सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े मैगस मॉर्निंग स्टार इस पहाड़ के लिए आपस में जान लेने पर क्यों तुले हैं? द एंशियंट लेजेंड। असल राज ये था कि पुराने ज़माने में यहाँ एक बहुत ही बड़े और पावरफुल मैगस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर था, और जब पुराने ज़माने में युद्ध चल रहा था तो उनके मैगस ने फ्यूचर देख लिया था और इस पूरे इलाके को एक पावरफुल स्फीयर फॉर्मेशन से छुपा दिया था। उन्होंने अपनी सदियों पुरानी लेगेसी और बेहिसाब दौलत यहाँ छुपा रखी थी, जो अब जाहिर होने वाली थी। पहले तो सब इस बात का मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब लॉर्ड साइबल और उनकी टीम ने वहाँ जाकर चेक किया तो उन्हें पता चला कि ये अफवाह नहीं बल्कि 100% सच है। और बदकिस्मती से यही बात ना जुपिटर लाइटनिंग के लोगों को भी पता चल गई, और बस तभी से इस पहाड़ के मतलब हक के लिए ना दोनों साइड में ना युद्ध चल रही है। शुरू में तो ना दोनों साइड ने बहुत ही कंट्रोल दिखाया था। जंग सिर्फ मॉर्निंग स्टार तक ही लिमिटेड थी। लेकिन जब जुपिटर लाइटनिंग का मेन बॉस, जो कि एक रेडिएंट मून मतलब ना रैंक 5 रेडिएंट मून मैगस था,
ओरोब्रोस क्लैन के तीनों एल्डर और साइबल के आगे हारने लगा तो उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। गुस्से में आकर उस पिटी छोटे सोच वाले और क्रूर बॉस ने मैटर को एक्सोलेट कर दिया, जिसके बाद हमारे तीनों ड्यूक्स एस्ट्रल प्लेन में खो गए और ओरोब्रोस क्लैन पर भयानक हमला हुआ। लेलिन सोचता है, भाई थोड़ी सी हार क्या मिली, उसने इतना भयानक बदला लिया। ऐसे ताकतवर और छोटी सोच वाले दुश्मनों से दूरी रहना बेहतर है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कारलेट क्रिसेंट का खजाना तभी बाहर आएगा जब सन, मून और स्टार एक ही लाइन में आएंगे। लेकिन यहाँ पर ना लेलिन की एआई चिप तुरंत कैलकुलेशन करती है और बताती है कि वो टाइम बहुत ही पास आ चुका है। यानी वजह यहाँ पर ना वजह है कि सारे यही वजह है कि ना यहाँ पर ना सारे के सारे वॉरलॉक जल्दी में हैं और लेलिन को इस जंग में शामिल करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा झोल था। स्प्रिट सल्कर और विंड वुल्फ लायर बहुत शातिर हैं। उन्होंने पहले ओरोब्रोस क्लैन के तीनों एल्डर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि खजाना आपस में कैसे बांटेंगे। अब वो तीनों एल्डर तो गायब हो चुके हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट अभी भी जिंदा है ना। वो लोग अपना महंगी मेहनत से जीता हुआ खजाना ओरोब्रोस क्लैन के को ना मुफ्त में नहीं देना चाहते थे, इसलिए वो लेलिन को बुलाकर कॉन्ट्रैक्ट बदलना चाहते थे। लेकिन लेलिन इसमें अपना फायदा देखता है। पहले वो खजाना तीनों एल्डर में बंटने वाला कोई बड़ा हिस्सा था। अब अगर क्लान के सारे आधे क्लान के शेयर आधे भी हो जाएं तो वो आधा शेयर किसी और को नहीं बल्कि अकेले लेलिन को मिलेगा, क्योंकि क्लान का अकेला मॉर्निंग स्टार वही बचा है। तो पूरे फायदे का मजा अकेले लेलिन उठाएगा। इसलिए लेलिन बिना किसी नाटक के डील के लिए मान जाता है। यहाँ पर तभी पॉल बाहर से आवाज देता है, लॉर्ड लेलिन, अगर आपका फैसला रेडी है तो हम कॉन्ट्रैक्ट बदलने की रस्म शुरू करें। लेलिन एकदम स्माइल करते हुए बाहर आता है और कहता है कि बिल्कुल। जैसे ही लेलिन ना हॉल के एंटर करता है, वहाँ पर उसे एक अजीब सा प्रेशर और इंसाफ की हवा, डोमेन ऑफ राइटियसनेस महसूस होती है। साइबल एक्सप्लेन करता है कि मॉर्निंग स्टार मैगोस के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को कोई तोड़ नहीं सकता, इसलिए इस मैजिक डोमेन में ही नया कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा ताकि कोई धोखा ना दे सके। लेलिन टेबल के पास जाता है और पुराने और नए कॉन्ट्रैक्ट का फर्क देखता है। इनको लॉस क्या हुआ है ना, ओरोब्रस क्लैन के शेयर बिल्कुल आधे आधे कर दिए गए हैं, जिससे लेलिन को थोड़ा मुंह बनता है। और प्रॉफिट ये था कि लेकिन बेनिफिशियरी कॉलम में तीनों एल्डर का नाम हटाकर अब साफ साफ लिखा था लेलिन फार्लियर। साइबल बहुत ही जल्दी में था और कहता है, लेलिन अगर कोई दिक्कत है तो अभी बताओ, हम तुरंत चेंज कर देंगे। यहाँ लेलिन अपना दिमाग चलाता है और फुल लॉयर मोड में आकर कहता है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि एक्स्ट्रा खजाना हर मॉर्निंग स्टार की मिलिट्री स्टेंट और उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से मिलेगा। मैं इसमें एक और कॉज शर्त ऐड करना चाहता हूँ, इमरजेंसी इवैक्यूएशन। अगर जंग के दौरान सामने कोई ऐसी ताकत आ जाए जिसे न रोकना नामुमकिन हो, जैसे कि दुश्मन का रैंक 5 रेडिएंट मून मैगोस, तो हम बिना किसी परमिशन के बैटलफील्ड छोड़कर भाग सकते हैं और हमारा भागना हमारे खजाने के हिस्से को कम नहीं करेगा। कोई ऑब्जेक्शन? भाई चालाकी तो देखो लेलिन का। लेलिन ने अपनी जान बचाने का लीगल रास्ता पहले ही निकाल लिया। साइबल और बाकी सारे मॉर्निंग स्टार चकमा खा जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो डन। फिलिप तुरंत गोज फेदर पेन से कॉन्ट्रैक्ट में ये कॉज ऐड कर देता है। लेलिन बिना देरी किए अपने चेस्ट से ओरोब्रोस क्लैन का ऑफिशियल सील निकालता है और कॉन्ट्रैक्ट पर थप्पा मार देता है। थप्पा लगते ही पेपर पर न एक काले सांप जाइंट किमियोन सर्पेंट की इमेज चमकने लगती है, जो अपनी ही पूंछ को काट रहा है। जैसे ही बाकी मॉर्निंग स्टार भी न अपने सील लगाते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट हवा में उड़ने लगता है और गोल्डन लाइट में बदल जाता है, जबकि पुराना कॉन्ट्रैक्ट साइलेंटली जलकर राख हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही सारे मॉर्निंग स्टार खुश हो जाते हैं और लेलिन को अपना पक्का दोस्त मानने लगते हैं। साइबल तुरंत सबको वार रूम में लेकर जाता है और दुश्मन की ताकत का हिसाब लगाने लगता है। साइबल बताता है कि जुपिटर लाइटनिंग के पास उनके मेन बॉस के अलावा 10 से ज़्यादा मॉर्निंग स्टार मैगोस हैं। लेलिन ये सुनकर हैरान हो जाता है कि दुश्मन कितना ओवर पावर है, लेकिन साइबल प्लान समझाता है और ये द बैटल प्लान
दुश्मन के मेन रेडिएंट मून बॉस को हमारा हार्ड वॉरलॉक संभाल लेगा। बाकी बच्चे 10+ मॉर्निंग स्टार में से ज़्यादातर दुश्मन की अलग अलग टेरिटोरीज को गार्ड कर रहे हैं। इसलिए क्रिस्टल माउंटेन पर मैक्स 9 मॉर्निंग स्टार मैगोस ही आने वाले हैं। और चलिए इस पूरी फाइट का हिसाब यहाँ पर समझते हैं। फाइटिंग फंक्शन, टारगेट मॉर्निंग स्टार टू हैंडल, और टोटल एनिमी मॉर्निंग स्टार 9 मैगोस यहाँ पर अंदाज़ा लगाया गया है। और यहाँ पर स्प्रिट सर्कल में पॉल और ब्लैयर और मतलब 3 एनिमी को एलिमिनेट करेंगे स्प्रिट सर्कल के लोग, और विंड वुल्फ लायर के लोग यहाँ पर 2 एनिमी को डाउन करेंगे। और 5 हो गए, 3 और 2 5, और रिमेनिंग टारगेट 4 एनिमी मॉर्निंग स्टार यहाँ पर रेस्ट करेंगे। साइबल के पास दुश्मन की ऐसी टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी कि लग रहा था कि ये तो उनका कोई बड़ा स्पाई दुश्मन ना कैंप में है, या उन्होंने किसी को किडनैप करके सारा राज उगलवा लिया है। लेलिन सारी प्लानिंग सुनता है और स्माइल करता है, पर मन ही मन सोचता है कि भाई अच्छा हुआ मैंने कॉन्ट्रैक्ट बदल लिया। अगर मैं अकेला बिना एलाइज के इन 9 मॉर्निंग स्टार से पंगा लेता तो मेरा छिपकली बनना पक्का था। मैं इस तरह क्रिस्टल मून के उस महाखजाने को लूटना और जुपिटर लाइटनिंग को एकदम जड़ से मिटा देने के डेंजरस प्लान फुल्ली रेडी हो चुका था। यहाँ पर वार रूम में तो ना स्ट्रैटेजी चल रही है, और सबसे बड़े बॉस लॉर्ड साइबल लेलिन की तरफ देखते हैं। साइबल कहते हैं, लेलिन मैं अकेले दुश्मन के 3 मॉर्निंग स्टार मैगोस को संभाल लूंगा, तो बचे हुए एक को ख़त्म करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, राइट है ना? आखिरकार तुमने डेमोन हंटर साइरिल को मारा है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने जल्दी उस दुश्मन को ढेर करके बाकी सबकी मदद के लिए आते हो। लेनिन बहुत ही शांति से नोट करता है और कहता है कि नो प्रॉब्लम लेट साइबल। लेकिन मनी मन ना लेनिन हैरान होता है कि साइबल सच में मॉर्निंग स्टार रेलम के पीक पर है, तभी तो अकेले 3 मॉर्निंग स्टार से भिड़ने का दम रखता है। साइबल एक गहरी सांस लेता है और अफसोस जताते हुए कहता है, काश तुम्हारे तीनों मेंटर गिलबर्ट और बाकी एल्डर यहाँ होते तो हमारा पलड़ा है बहुत भारी होता। खैर अब बहुत देर हो चुकी है, इस मिशन में हम तुम्हें सिर्फ बैक एंड सपोर्ट दे सकते हैं, लड़ना तो तुम्हें ही खुद पड़ेगा। लेलिन तुरंत कहता है, इतना सपोर्ट ही काफ़ी है दोस्तों। लेलिन बहुत समझदार है, वो जानता है कि अगर साइबिल की आर्मी और क्लैन के मामलों में ज़्यादा घुसेगी तो वो धीरे धीरे उनकी ताकत पर कब्जा कर सकती है, इसलिए उनका दूर रहना ही लेलिन के लिए बेहतर था। साइबल हवा में हाथ लहराते हुए हीरो कल्ली चिल्लाते हैं, ऑल राइट, अब तुरंत क्रिस्टल माउंटेन की तरफ निकलो। इस बार स्कारलेट क्रीजेंट का खजाना हमारे साथ लगना चाहिए, हमारे हाथ में लगना चाहिए। अब कहानी शिफ्ट होती है दुश्मन के एक भयानक मैगोस मिलिट्री बेस पर। यह जगह फुल सिक्योरिटी से टाइट थी। बड़े बड़े डिटेक्शन टावर, स्टील पपेट, बायोबिस्ट और फैंक्स कैनन हर तरफ तैनात थे। यहाँ तक कि क्रिस्टल फेस मैगोस और मॉर्निंग स्टार मैगोस का ऑरा पूरे इलाकों में घूम रही थी। दुश्मनों के इस बेस पर हमें 2 चेहरे देखने को मिलते हैं जो इसकी रखवाली कर रहे हैं। एक का नाम है हंटर बोरिक, एक ड्वार्फ मतलब बोना मैगोस जो पीठ पर एक बड़ा सा वुडन बो टांगे रहता है, और दूसरा है मैरिन जाइंट सेवल, एक 3 मीटर लंबा नीली स्किन, और ये ना काफ़ी खूंखार ब्रूट लगता है ये। और अब आते हैं सबसे मज़ेदार ट्विस्ट पर। दुश्मनों के पास और वॉरलॉक एलायंस के पास ऐसे ना टोटल 13 पोटेंशियल लोकेशन थी जहां स्कारलेट क्रिसेंट का खजाना निकल सकता था। दोनों साइड को पक्का नहीं पता था कि असली खजाना कहाँ पर है। साइबल और बाकी सबको लग रहा था कि खजाना बाहर आने में अभी 2 दिन का वक्त है, इसलिए वो यहाँ पर अनुमान लगा रहे थे, सारे बेसिस पर न कब्जा कर रहे थे। लेकिन हमारा हीरो लेलिन के पास क्या है? एआई चिप है भाई उसके पास, द एआई चिप प्रिडिक्शन। लेलिन की एआई चिप ने पुराने खजाने जमाने के एकदम तारों की जाल एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर को कैलकुलेट किया और स्क्रीन के नीचे टाइम फ्लैश हुआ। एग्जैक्ट 1 आवर 24 मिनट, यानी सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर खजाना बाहर आने वाला था। और पूरे कैलकुलेशन के बाद लेलिन 80% से ज़्यादा मतलब श्योर था कि यही वो बेस है जहां स्कारलेट क्रीजन का
मेन एंट्रेंस खुलेगा। लेलिन ने ये बात किसी को नहीं बताई और चालाकी से इस बेस पर अटैक करने का मिशन अपने नाम करवा लिया। साथ में फिलिप विंड वुल्फ वॉरलॉक को लेकर आ गया ताकि बाद में साइबल और बाकी लोग भी सिग्नल देखकर यहाँ एकदम खींचे चले आए। फिलिप अपनी पॉकेट वॉच देखता है और कहता है कि चलो अब शुरू करने का वक्त आ गया है। वॉरलॉक अलायंस ने तय किया था कि जब तक दुश्मन के मेन रेडिएंट मून बॉस को भटका नहीं जाता, मतलब भटका दिया नहीं जाता, कोई पहला कदम नहीं उठाएगा। और तभी आसमान में एक भयानक एनर्जी का धमाका होता है, रंबल की आवाज आती है और लेलिन देखता है कि आसमान में एक 3 सर वाला सुनहरा शेर, 3 हेडेड गोल्डन लायन प्रकट होता है। वो शेर जुपिटर लाइटनिंग के उस बड़े रेडिएंट मून मैगस को, जो पूरा बिजली एकदम ढका था, एक लाइटनिंग केज में कैद करके एक स्पाशियल रिफ्ट आयाम की दरार के अंदर घसीट कर लेकर जाता है। दुश्मन का बॉस गुस्से में एकदम चिल्लाता रहता है कि पर कुछ नहीं कर पाता। लेलिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो हैरान होकर पूछता है कि क्या ये सिर्फ एक क्लोन है, तो उनका असली रूप कितना भयानक होगा। फिलिप बड़े गर्व के साथ बताता है वॉरलॉक हमेशा आम मैगोस से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये लॉर्ड वाइडे का क्लोन है जिन्हें गोल्डन लायन कहा जाता है। वो वॉरलॉक यूनियन के सबसे बड़े पिलर हैं। उनके असली रूप से तो रैंक 6 ब्रेकिंग डाउन मैगोस भी डरते हैं। दुश्मन के रैंक 5 मैगोस को ठिकाने लगाने के लिए उनका एक क्लोन ही काफ़ी है। जैसे ही दुश्मन का मेन बॉस गायब होता है, बेस के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। फिलिप गहरी सांस लेता है और कहता है कि अब हमारी बारी है। फिलिप के पीछे एक पहाड़ के साइज का एंशियंट विंड वुल्फ प्रकट होता है जिसके जिस्म पर तलवार जैसी तीखे बाल थे और आंखों में खून की प्यास। फिलिप चिल्लाता है रैंक 4 स्पेल स्टॉर्म एनाइलेशन। भेड़िए के एकदम रोती एकदम ना यहाँ पर ना पूरे इलाके में एक भयानक काला तूफान उठता है रोते हुए। ये वही स्पेल है जो लेलिन ने वेस्ट सीज कैनियन में अजूरे माउंटेन किंग के क्लोन को मारने के लिए चलाया था, पर यहाँ फिलिप ने इसे लाख गुना ना बड़े स्केल पर चलाया था। तूफान जैसे ही बेस को टकराता है, दुश्मन की सारी सिक्योरिटी एक मजाक बनकर रह जाती है। हजारों स्टील पपेट, म्यूटेटेड बीस्ट, बिल्डिंग रुइंस और कमजोर मैगोस पल भर में राख बन जाते हैं। पूरा बेस जमीन में धंस जाता है। मॉर्निंग स्टार मैगोस के सामने बाकी सब कुछ जीरो हैं। तूफान खत्म होते ही धुएं के बीच में से मॉर्निंग स्टार मैगोस बाहर आते हैं। हंटर, बोरिक और मेरिन जाइंट सेवल। उनकी ऑरा से इतना प्रेशर निकल रहा था कि आपस की जमीन कांपने लगती है। फिलिप हंसते हुए अपने तीखे दांत दिखाता है और कहता है कि मैं इस ड्वार्फ बो मास्टर को संभालता हूँ, तुम इसे ब्लू जाइंट को ले लो। ड्वार्फ मैगोस एकदम यहाँ पर ना घमंड में तूफान चलाकर फिलिप को प्रोवोक करता है और दोनों के बीच स्पेस क्रैश होता है जिसमें वो दोनों एक स्पेशल रिफ्ट के अंदर गायब हो जाते हैं ताकि मैगस वर्ल्ड को नुकसान ना पहुंचे। अब बचा हमारा लेलिन और वो 3 मीटर लंबा नीला साइबल। साइबल सोच रहा था कि लेलिन भी उसे किसी स्पेशल रिफ्ट में ले जाएगा, पर लेलिन वहाँ खड़े खड़े एक सातिर स्माइल देता है और कहता है कि हमें जगह बदलने की कोई ज़रूरत है नहीं है, चलो यहीं पर फैसला करते हैं। और फुल स्वैग में भाई यहाँ पर ना आमतौर पर मॉर्निंग स्टार मैगोस आम दुनिया में नहीं लड़ते क्योंकि उनकी ताकत से पूरे शहर तबाह हो सकते हैं। अगर लेलिन खुलेआम लड़ने की चुनौती दे रहा है तो इसका मतलब साफ है, या तो वो पागल है या उसे अपनी ताकत और पावर कंट्रोल पर 100% भरोसा है। और हमारा लेलिन किस कैटेगरी में आता है ये तो आप सबको पता ही है। और यहाँ पर लेलिन ने ना खुलेआम लड़ने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो इस बेस से दूर जाए और स्कारलेट क्रिसेंट का खजाना निकलने पर एकदम ना पहला मौका खो दे। लेकिन मेरिन जाइंट सेबल के लिए लेलिन का ये एटीट्यूड एक बहुत बड़ा अपमान था। वो गुस्से में लेलिन को घूरता है और अपना मॉर्निंग स्टार डोमेन रिलीज करता है। मॉर्निंग स्टार डोमेन कोई आम रैंक 3 फोर्स फील्ड नहीं होता, और चलिए इसे देखते हैं। रैंक 3 फोर्स फील्ड ऊर्जा क्षेत्र, मॉर्निंग स्टार डोमेन महाडोमेन, और ये ना स्केल और रेंज में ये लिमिटेड एरिया में ही काम करता है। ये इतना बाउंडलेस होता है कि बड़े पहाड़ और वैलीज को लपेट लेता है। और एम्प्लीफिकेशन सिर्फ हल्का सा एलिमेंटल बूस्ट देता है, अपने एलिमेंट को लाख गुना बढ़ा देता है
और दुश्मन को बिल्कुल दबोच लेता है। मतलब ये है कि ना, दुश्मन को सिर्फ हल्का सा एलिमेंट बूस्ट देगा, लेकिन जो मतलब जिसने डोमेन खोला है उसको एलिमेंट का ना लाख गुना बड़ा मतलब फायदा देगा। और रूल और कंट्रोल सिर्फ बेसिक एनर्जी मैनिपुलेशन होगी, और जो अपना जो जिसने डोमेन खोला है उसे एलिमेंट का नेचर लॉ पर एब्सोल्यूट कंट्रोल मिल जाता है। और साइबल के चिल्लाते ही पूरे इलाके में एक भयानक सफ़ेद लहरों वाला समुंदर प्रकट हो जाता है। कुछ ही सेकंड में उस बाउंडलेस नीले समुंदर में न ने ना वहाँ के ना सारे पहाड़ों और फिलिप की तूफान के मलबे को पानी के अंदर न दफन कर दिया। लेलिन की आंखें चमकती हैं और उसकी एआई चिप तुरंत इस ओशियन डोमेन को डाटा को रिकॉर्ड करने लगती है। लेलिन समझ जाता है कि साइबल इंसान, मतलब इंसान नहीं बल्कि मैरिन ट्राइब, समुद्री प्रजाति का है। ये लोग इंसानों के साथ मैगस वर्ल्ड में ही रहते हैं। इंसानों के पास जमीन है और इनके पास समुंदर है। लेलिन को समझ आता है कि ना जुपिटर और लाइटिंग के पास इतने सारे मॉर्निंग स्टार क्यों हैं। मतलब अपने खुद के मॉर्निंग स्टार बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए वो लोग बाहर के फॉरेन और हाइब्रिड मैगोस को पैसा और रिसोर्स देकर अपने कैंप में शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर लेलिन का यहाँ पर ना काउंटर अटैक कोरिजन और ब्लड लाइन टारगेट। यहाँ पर ना साइबल पानी के अंदर से चिल्लाता है और समुंदर की लहरों से दो बड़े डार्क ब्लू क्रिस्टल जैसा हाथ बहा एकदम ना बनाकर लेलिन को कुचलने के लिए आगे बढ़ता है, और प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि आसपास का स्पेस हिलने लगता है। तभी लेविलिन के दिमाग में एआई चिप की आवाज़ आती है। बिप, ओशियन डोमेन का डाटा फुल्ली रिकॉर्ड हो चुका है। लेलिन के चेहरे पर एक सातिर स्मेल आती है। वो बहुत ही आराम से अपने होठों से एक एंशियंट बायरन रूइन चांट निकालता है। कोरिजिन मतलब गलना, हिस के साथ, और बूम, उन दोनों बड़े क्रिस्टल हाथों पर हजारों काले छेद बन जाते हैं, बिल्कुल एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह। एक सेकंड के अंदर वो जाइजेंटिक आम अपनी ताकत को खो देता है और पिघलकर वापस समुंदर के पानी में मिल जाता है। लेलिन वहीं नहीं रुकता, वो हवा में चिल्लाता है, इन द नेम ऑफ द वॉरलॉक, माई पावर ऑफ ब्लड लाइन। उसके जिस्म पर एक क्रिम्सन खून जैसा लाल बैरियर बनता है और उसकी आंखों से लाल रंग की लाइटनिंग निकलती है जो उस गहरे समुंदर के आर पार देख सकती थी। लेलिन अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाता है और हवा में मुट्ठी मींचता है। समुंदर के ठीक बीच में एक भयानक व्हिरपुल भवंडर बनता है और अंदर के साइबल के दर्द से चिल्लाने की आवाज़ आती है। लेलिन कहता है, सारे ब्लड लाइन क्रिएचर मेरे कंट्रोल में हैं, अब बाहर आओ। और वो हवा में अपना हाथ उठाता है। पानी का एक बड़ा फाउंटेन निकलता है और साइबल उस व्हिरपुल से बाहर खिंच जाता है। उसकी नीली स्किन पर सारे निशान अर्थवर्म की तरह उभर रहे हैं। साइबल को बाहर निकालने के बाद लेलिन चिल्लाता है, मल्टी लिम्प स्टेंट। ये वही फॉरेन आर्केन आर्ट है जो लेलिन ने मल्टी आर्म्ड रेस से सीखी थी, लेकिन इस बार मॉर्निंग स्टार बनने के बाद उसके पीछे जो पैंथम परछाई बनती है वो पहले से लाख गुना ज़्यादा साफ थी। उसके जिस्म का एक एक स्केल और छेद साफ दिख रहा था। लेलिन को समझ आता है कि अगर वो अपने मॉर्निंग स्टार स्प्रिट और इस मल्टी लिम स्टैंड का शरीर को मिला दे तो वो सबसे पावरफुल मॉर्निंग स्टार बन जाएगा। लेलिन जैसे ही पंच मारता है उस पैंथम के 7 बड़े हाथ हवा में 7 बड़े पहाड़ों की तरह आगे बढ़ते हैं और साइबल पर टूट पड़ते हैं। साइबल अपनी जान बचाने के लिए पानी की एक मोटी शील्ड बनाता है, पर लेलिन के इस क्रिम्सन पंच के आगे वो शील्ड कांच की तरह चूर चूर हो जाता है। बैंग के साथ धमाका होता है और साइबल हवा में बहुत दूर फिक जाता है। लेकिन तभी साइबल के जिस्म के एकदम न पोर्स से नीले रंग का एक चमकता हुआ लिक्विड बाहर निकलता है और हवा में तैरता हुआ लेलिन की हथेली पर एक छोटी बॉल बनकर गिर जाता है। लेलिन उसे देखता है और स्माइल करता है। मॉर्निंग स्टार रियलम के मैरन जाइंट का असली ब्लड लाइन खजाना। वो तुरंत उसे एक ग्लास टेस्ट ट्यूब में पैक कर लेता है। ये ब्लड लाइन एक्सपेरिमेंट के लिए ना इतना रेयर मटेरियल है कि अगर लेलिन इसे मार्केट में बेचे तो उसे अंधा पैसा मिलेगा। और साइबल होश में आता है और डर के मारे ना कांपने लगता है। मॉर्निंग स्टार की हीलिंग पावर की वजह से उसकी चोट तो ठीक हो गई थी, पर वो समझ गया था कि लेलिन ने अभी तक अपनी असली ताकत दिखाई नहीं है। वो दिमाग दौड़ाता है और अचानक उसे एक
हाल की रिपोर्ट याद आती है। वो चिल्लाता है, तुम तुम लेलिन फार्लियर हो, ओरोब्रोस क्लैन के मॉर्निंग स्टार किमियोन वॉरलॉक, जिसने डेमन हंटर साइरेल को मारा था। साइबल का दिल बैठ जाता है। वो सोचता है कि अब उसे सिर्फ डिफेंस पर रहना होगा और मदद बुलानी होगी। लेकिन तभी उसके वेस्ट पर लगे पियर्स कम्युनिकेशन डिवाइस चमकने लगते हैं और अंदर से डर और धमाकों की आवाज़ आने लगती है। मतलब हम तुरंत मदद चाहिए, यहाँ पर ऐसा ही कुछ, ऐसा ईस्ट रीजन कॉलिंग, हमें तुरंत मदद चाहिए, ऐसा ही आवाज़ आ रहा था। स्पिरिट सर्कल ने हम पर अटैक कर दिया, यही सब। और वेस्ट से भी आवाज़ आ रहा था, वेस्ट रीजन बचाओ, हमारी 3 लेयर ऑफ डिफेंस तबाह हो चुकी है, ये वॉरलॉक हर तरफ हैं। और यहाँ पर दूसरा भी आवाज़ आता है, नहीं तुम लोग झूठ बोल रहे हो, लॉर्ड साइवल हमारे नॉर्थ रीजन में तबाही मचा रहे हैं, मदद चाहिए चाहिए चाहिए। गेम ओवर। वॉरलॉक अलायंस ने हर तरफ एक साथ अटैक करके जुपिटर लाइटनिंग की कमरे तोड़ दिए थे। साइवल समझ जाता है कि अब कोई मदद नहीं आने वाली। गुस्से और डर में पागल होकर वो एक अजीब सा पुराना एकदम बलि का मंत्र, सैक्रिफिशियल चांट पड़ने लगता है। समुद्र के पानी फिर से तेजी से घूमने लगते हैं और साइबल के जिस्म के ना आसपास लपेट जाता है। और जब वो धुआं और पानी हटते हैं ना, लेलिन के सामने एक 1000 मीटर लंबा भयंकर मॉन्स्टर खड़ा था। इस मॉन्स्टर का सर एक सांड मतलब काव हेड जैसा था, जिस्म इंसान का था और पैरों की जगह डेंजरस ऑक्टोपस टेंटिकल थे। वो एक गुस्सेल सांड की तरह हवा में दहाड़ मारता है। लेलिन पानी की गोलियों को अपने बैरियर से रोकते हुए उस 1000 मीटर लंबे दैत्यकार को देखता है और धांसू स्माइल के साथ कहता है, तो ये है तुम्हारी असली रूप। मेरिन ट्राइब, इनके लोग इंसान नहीं होते हैं। इनका असली शरीर नेचर के लॉ से बना होता है। जमीन पर ये इंसानों जैसा दिखते हैं, पर जब ये अपनी असली रूप में आते हैं तो ये 1000 मीटर लंबे खूंखार मॉन्स्टर बन जाते हैं। साइबल के इस रूप में आते ही उसका ऑरा इतना भयानक हो जाता है कि आसपास की हवा जमने लगती है। लेकिन हमारा हीरो लेलिन, वो डरने के बजाय एक सातिर स्माइल देता है और चिल्लाता है, एआई चिप होमिंग लाइट रेज की ट्रैजेक्टोरी कैलकुलेट करना शुरू करो। एआई चिप स्कैन करता है। साइबल गुस्से में चिल्लाता है और अपने मॉर्निंग स्टार सोल फोर्स को बहुत सारे समुद्री पानी के साथ मिलाकर सिर्फ 1 सेंटीमीटर छोटी पर बेहिसाब चमकदार नीली गोली में कंप्रेस कर देता है। वो गोली लाइटनिंग स्पीड से लेलिन की तरफ बढ़ती है। लेलिन हंसता है और कहता है, परफेक्ट टाइमिंग। वो अपनी ब्लड लाइन पावर और सोल फोर्स को अपनी हथेली पर इकट्ठा करता है और उस नीली गोली से टकरा देता है। दोनों शक्तियाँ आपस में टकराती हैं, पर कोई बड़ा धमाका नहीं होता। साइवल हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। असल में लेलिन ने उस अटैक को रोका नहीं था, बल्कि उसकी डायरेक्शन को बदलकर आसमान की तरफ मोड़ दिया था। वो नीली रोशनी आसमान में एक खून जैसी लाल रंग की तरह चमकने लगती है और पूरे आसमान को एक अजीब सा रेनबो बनती है, जिसे कहते हैं ओकर आर्क। तभी रात के आसमान में एक चमकदार होता है। एक बड़ा सा सूरज अचानक निकल आता है और वो चांद और सबसे चमकने मतलब चमकते सितारे वेनस के साथ एक ही लाइन में ना मर्ज हो जाता है। मतलब आसमान से एक पतली चमकती हुई गोल्डन लाइन सीधे जमीन पर गिरती है। पूरा स्पेस हिलने लगता है और स्कारलेट क्रिसन के खजाने का दरवाज़ा 2 दिन पहले ही खुल जाता है। लेलिन यहाँ पर मन ही मन खुश होता है। उसने एआई चिप की मदद से साइबल के अटैक और अपनी एनर्जी को इस तरह मिक्स किया कि जो रूइंस 2 दिन बाद खुलने वाली थी वो अब इस वक्त खुल गई। लेलिन का सिंपल रूल है, जितना ज़्यादा कियोस अफरा तफरी होगी उतना ही उसे चोरी करने का मज़ा आएगा। साइबल अपनी आंखें फाड़ कर देखता है, फेड हो जाते हैं उसके। ये तो स्कारलेट स्कारलेट क्रिसेंट के रूइन है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ना खजाना ठीक उसके सामने खुल गया है। वो तुरंत अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से अपनी मेन बॉस रेडिएंट मून मैगोस को कॉल करने की कोशिश करता है, पर कॉल नहीं लगती, क्योंकि उनका बॉस पहले से ही वाइड है लाइन गोल्डन लाइन वॉरलॉक के साथ एक अलग डायमेंशन से के न रिफ्ट में फंसा हुआ था। साइबल को कंफ्यूज देखकर लेलिन हंसते हुए कहता है, चलो भाई मेरा काम हो गया। लेलिन जानता था कि वो साइबल को मार सकता है, पर उसमें मॉर्निंग स्टार आर्केन आर्ट लगेगी और बहुत वक्त बर्बाद होगा। लेलिन बिना वक्त गवाए उस डार्क सिल्वर पोर्टर के दरवाजे को दोनों हाथों से फाड़ता है और अंदर इंटर कर जाता है।
साइबल भी गुस्से में अपने बड़े बॉस को एक लास्ट मैसेज छोड़कर उस पोर्टल के अंदर कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ आयाम की दरार स्पाशियल रिफ्ट के अंदर जुपिटर लाइटनिंग का रैंक 5 मून रेडिएंट मून मैगोस गुस्से में लाल पीला हो रहा था। उसके सामने 3 सर वाला सुनहरा शेर वाइडे का क्लोन खड़ा था। दुश्मन का बॉस चिल्लाता है, वाइडे, तुम्हारी कैलकुलेशन गलत थी, रूइंस पहले ही खुल गई और कोई और उसका फायदा उठा रहा है। यहाँ पर ना वाइडे का ना मिडल हेड ठंडी आवाज में कहता है, ये एस्ट्रोलॉजर की गलती है, मेरे प्लान की नहीं, और वैसे भी तुम्हारे सामने मेरा असली शरीर नहीं है, सिर्फ एक क्लोन है। दुश्मन का बॉस जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करता है, वाइडे का गोल्डन लायन क्लोन यहाँ पर ना क्या बोले उसे ना बड़ा मुंह खोलता है और एक भयानक ब्लैक होल जैसे सक्शन चला देता है, जो दुश्मन के बॉस को वहां से हिलने भी नहीं देता। वहीं मैगोस वर्ल्ड के एक आलीशान सुनहरे सनशाइन जैसे दिखने वाले एक मर्द, जो कि वाइडे का असली शरीर था, आराम से बैठकर कुछ सोच रहा था। यहाँ पर यहाँ पर ना वो बेस पर ना चल रही जंग अब पूरी तरह रुक चुकी थी। जैसे ही दोनों साइड के मॉर्निंग स्टार फिलिप, बोरिक और बाकी सबको पता चलता है कि रूइंस से खुल चुकी हैं, वो लड़ना छोड़कर एक साथ उस पोर्टल के अंदर घुस गए। आसपास के एरिया बिल्कुल शांत हो गया। बस जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे और पानी बचा था, जो मॉर्निंग स्टार की तबाही का सबूत था। तभी हवा में एक रिपलिंग होता है और एक आम कपड़ों में सफ़ेद बालों वाला पुराना बुड्ढा प्रकट होता है। उसका चेहरा पर शौक था। वो अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने पूर्वजों एंसेस्टर के रिकॉर्ड के हिसाब से परफेक्ट टाइमिंग कैलकुलेट की थी। दरवाज़ा इतनी जल्दी कैसे खुल गया? और चलिए इस पूरे क्योटिक सीन को इस यहाँ पर समझते हैं। जुपिटर लाइटनिंग एलाइज, ये लोग ना असल में सोच रहे थे कि उनका प्लान क्या था, असल में क्या हुआ, और लेलिन का मास्टर स्ट्रोक और ये जुपिटर लाइटनिंग एलाइज 2 दिन बाद ना रूइन खुलने पर ना कब्जा करेंगे, लेकिन रूइंस पहले ही खुल गई और सब पागलों की तरह पोर्टल में घुस गए। और रेडिएंट मून मैगोस वाइडे के क्लोन को ना एकदम हरा कर वापस आएगा। यहाँ पर आ गया है, लेकिन ब्लैक होल के सक्शन में फंसकर वहाँ कैद हो गया है वो। आ जाऊंगा ऐसा सोचा था उसने, लेकिन मिस्ट्री ओल्ड मैन असली वारिस यहाँ पर अपनी हेरिडिटरी टाइमिंग पर आराम से रूइन में इंटर करेगा, ऐसा ही सोच रहा था। लेकिन जो मिस्टीरियस ओल्ड मैन आया था ना अभी, लेकिन लेलिन की वजह से टाइमिंग एकदम बदल गई और वो हैरान परेशान खड़ा है। वो बुड्ढा असल में ना स्कारलेट क्रिसन ऑर्गेनाइजेशन की एक आखिरी जिंदा ब्रांच का मेंबर था, यानी वही इस खजाने का असली हकदार था। वो गुस्से में कहता है, जो भी हो, मेरा पूर्वजों ने इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे, ये खजाना सिर्फ मेरा है। वो अपने जिस्म से एक भयंकर स्टारलाइट तारों की रोशनी निकालता है, जो उस पोर्टल के साथ मैच कर जाती है, और वो स्टारलाइट बुड्ढे को लपेटकर पोर्टल के अंदर खींच लेती है। अब हम देखते हैं हमारे हीरो लेलिन को, जो उस स्टारलाइट से भरे डेंजरस स्पाशियल कॉरिडोर में बड़े आराम से दोनों हाथ पीछे करके टहल रहा है भाई। उसके जिस्म पर एक क्रिम्सन लाल एनर्जी का बैरियर था, जो स्पेस के भयानक झटकों ट्रिब्यूलेंस को पानी की तरह रोक रहा था। लेलिन आसपास के स्पेल फॉर्मेशन को देखकर हैरान होता है और सोचता है कि ये एकदम कमाल का सेटअप है। पूरे इलाके को अलग करने के लिए एकदम स्पेस डिवीजन स्पेल का यूज किया गया है। पुराने जमाने के मैगोस सच में बहुत भयानक थे। लेलिन भले ही ना आज एक मॉर्निंग स्टार वॉरलॉक बन चुका है, पर वो घमंड नहीं करता। वो जानता है कि पुराने जमाने के बाद मैगोस के सामने उसकी मॉर्निंग स्टार की ताकत अभी भी सिर्फ एक शुरुआत है। वो जितना ज़्यादा सीखता है उतना ही ज़्यादा हम्बल विनम्र बन जाता है। उसको ना उसे समझ आ जाता है कि अभी उसे ना बहुत आगे जाना है, और ये स्कारलेट क्रिसन के रूइंस उसकी ताकत को रैंक 5 तक पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया बन सकते हैं। लेलिन यहाँ पर देखता है कि ना रूइंस तो सामने तो दिख रहे हैं, पर वहाँ तक सीधा पहुँचने का कोई आसान रास्ता नहीं है। लेकिन लेलिन के पास एक सबसे बड़ा एडवांटेज था, टाइम, क्योंकि बाकी मैगोस अभी पीछे फंसे हुए थे और लेलिन सबसे पहले अंदर आया था। स्पेस कॉरिडोर में चलते चलते लेलिन को अचानक अजीब सा झटका लगता है, जैसे वो किसी गहरे कुएं में गिर रहा हो,
और अगले ही पल वो एक छोटे से अजीब गार्डन बगीचे में खड़ा होता है। इस बगीचे में हर तरफ अजीब काले रंग के बड्स कलियां थी। जैसे ही लेलिन वहां कदम रखता है, वो सारी कली एकदम कलियां अचानक न खिल जाती हैं और उनके अंदर से खून जैसी लाल रंग के पिस्टिल्स मतलब कुछ तो निकल रहे थे, जो देखने में किसी जहरीले सांप की जीभ जैसे लग रहे थे। पूरे गार्डन में एक एंशियंट कर्स मतलब प्राचीन श्राप की बदबू फैलने लगती है। लेलिन मुस्कुरा कर कहता है, तो ये इंट्रूडर्स को रोकने के लिए मतलब आखिरी डिफेंस है या फिर कोई वार्निंग हो सकती है। अब लेलिन अपना असली रूप दिखाता है। उसके पुपिल बदलकर सांप जैसे वर्टिकल स्लिट बन जाते हैं और वो अपनी पूरे मॉर्निंग स्टार वॉरलॉक की कीमियोन सरपेंट रेडिएशन को कंप्लीटली रिलीज कर देता है। ये वही रेडिएशन है जिससे लेलिन आमतौर पर दबा कर रखता है, क्योंकि ये आपस की हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। एक भयानक 5 रंगों की रोशनी पूरे गार्डन में फैल जाती है। रेडिएशन इतनी ज़्यादा हैवी थी कि पूरा स्पेस फ्रीज हो जाता है और गार्डन के सारे रंग गायब हो जाते हैं। पूरा नज़ारा एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ जैसा दिखने लगता है। क्रैक पूरे ग्रे स्केल गार्डन में कांच की तरह दरारें पड़ने लगती हैं और एक जोरदार आवाज के साथ पूरा गार्डन सेटर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसमें से नीचे का काला वॉइड और सिल्वर स्पाशियल स्टॉर्म साफ दिखने लगता है। लेलिन की कीमियन ब्लडलाइन रेडिएशन इतनी खतरनाक थी कि उसने स्पेस के बाउंड्री रूल्स को ही तोड़ दिया था। इस भयानक अटैक के बाद गार्डन तो गायब हो गया, पर लेलिन को अचानक अपने सोल फोर्स में महसूस होता है कि वॉइड वॉइड के उस पार से कोई चीज या कोई मतलब या शायद बहुत सारी आत्माओं का एक ग्रुप धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो कोई आम क्रेचर नहीं था, बल्कि एक हायर डायमेंशन उच्च आयाम का चीज थी। तभी लेलिन के दिमाग में एक बहुत ही अजीब आवाज गूंजती है। वो आवाज एक बुढ़ी औरत की थी, पर उसके पीछे हजारों जानवरों के रोर्स दहाड़ की आवाज मिक्स थी। द डायलॉग था, एंटिटी बोलती है, आउटसाइडर तुम यहाँ किस लिए आए हो? लेलिन एकदम सातिर आवाज में बोलता है, सच्चाई ट्रुथ की तलाश में। एंटिटी एकदम आहा भरते हुए बोलती है, सच्चाई? उसे तो स्कारलेट क्रिसन के लोग ही ढूंढ रहे थे ना। तुम गलत जगह आए गए हो। मतलब तुम गलत जगह आ गए हो, स्कारलेट क्रिसन के लोग को ढूंढना चाहिए था। लेलिन बोलता है, मैं गलत जगह नहीं आया। एंशियंट वॉरलॉक के तरीके और उनका एक्सपीरियंस मेरे बहुत काम आएगा और मेरा वक्त बचाएगा। लेलिन का सोल फोर्स इतना शार्प और डेंजरस था कि वो हायर डायमेंशन क्रिएचर भी उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि ठीक है, पाथ ऑफ क्वाइंडरी मतलब उलझन का रास्ता पर चलो, वो तुम्हें तुम्हारे आंसर तक ले जाएगी। जैसे ही वो आवाज़ गायब होती है, गार्डन के एक कोने में ग्रे पत्थरों का एक रास्ता बन जाता है, जिस पर अजीब तरह के कीड़े और ट्विस्टिंग फोर्स रोती हुई एकदम न बनी हुई थी कुछ तो। लेलिन अपनी ए चिप को से न स्कैन करके चेक करता है कि कोई खतरा तो नहीं है और बिना डरे उस रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। अब देखते हैं उन मैगोस का क्या हाल है जो लेलिन के पीछे पीछे पोर्टल में घुसे थे। वही दूसरी तरफ चल रही थी एक अलग ही लेवल की तबाही। सोल व्हिप हवा में एक भयंकर एनर्जी की चाबुक चलती है और लाइन से खड़े स्वैम्प मॉन्स्टर दलदल के दलिये में एकदम दहकते हुए एकदम चीखते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। ये अटैक किसी और का नहीं बल्कि साइबल जो पहले मतलब साइबल था और पॉल का था, लेकिन दोनों ही मॉर्निंग स्टार होने के बाद भी साइबल की ताकत पॉल से बहुत ज़्यादा थी। पॉल एकदम डरते हुए रिपोर्ट करता है, माय लॉर्ड, ये स्कारलेट क्रिसन का एक डेंजरस ट्रैप है जिसे मतलब मेज लोग कहते हैं। द यहाँ पर ना दो टाइप के ना, ये मेज का नाम एक्चुअली ना नाम नाराकू टाइप 2 मेज है। टोटल लेवल 9 लेवल हैं, हर लेवल पर अलग पजल और की हैं। और करंट सिचुएशन ये है कि ना विंड वुल्फ लायर और स्पिरिट सर्कल के वॉरलॉक अलग होकर गायब हो चुके हैं। और डील ये है कि साइबल और बाकी के अजीब मॉर्निंग स्टार मैगोस भरी भरी एकदम भारी भारी से एकदम मोस्टर को न मारकर आगे बढ़ रहे हैं। और साइबल उन मरे हुए स्वैम्प मोस्टर के जिस्म से हरे रंग का जेम्स निकालता है और एक गोल्डन हेडबैंड वाले सातिर मैगोस से कहता है, एग्रीमेंट के मुताबिक इस बार हमारी बारी थी, अगली बार तुम्हारी।
वो गोल्डन हेडबैंड वाला मैगस भी ना बिना डरे ठंडी आंखों से साइबल को देखता है। पोल ये सब देखकर ना मन ही मन रोता है। वो सोचता है कि लेनिन के प्लान की वजह से रुइंस जल्दी खुल गया तो मतलब खुल तो गया गई, पर यहाँ आते ही सब भटक गए। पोल को समझ आ जाता है कि अगर वो साइबल के साथ रहेगा तो जिंदा मतलब जिंदा तो रहेगा, पर खजाना का नाम पर उसे एक फूटी कौड़ी जीरो लूट भी नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि साइबल और बाकी मॉर्निंग स्टार सारा माल खुद रख लेंगे। वहीं दूसरी तरफ बाकी के दुश्मन मैगोस खजाने के चक्कर में बिल्कुल पागल हो रहे थे। सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है वही आम कपड़ों वाला सफ़ेद बालों वाला बुड्ढा जो जो ना स्कारलेट क्रिसन का असली वारिस है। वो अपने हाथ में एक हल्की पीली नोटबुक लेकर आगे बढ़ रहा होता है और अचानक गुस्से में चिल्लाता है, ये कैसे हो सकता है? कोशिश कोशिश के बाद भी कोई पाथ ऑफ क्वांडरी में एंटर कर चुका है। वो कोर के बिल्कुल पास है। मतलब कोई ना कोई तो ना क्वांडरी में एंटर कर चुका है। उसे पता चल गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि वो वहाँ पर एंटर करने वाला कौन है। वो ऑब्वियसली लेलिन ही है। उस नोटबुक के पेज पर एक मैप बना हुआ है जिसमें अलग अलग रंग के डॉट्स चल रहे थे। और चलिए देखते हैं उस मैप पर कौन कहाँ था। यहाँ पर ना ब्लैक डॉट छोटा था, लेलिन फार्लियर कोर मेन वोल्ट के बिल्कुल 2 स्टेप दूर, और वाइट डॉट मिस्ट्री ओल्ड मैन बुड्ढा मिडल सेक्शन में, अभी कोर से बहुत दूर है। और अदर डॉट्स थे साइबल पोल और अदर मैगोस, एकदम भूल भुलैया के बिल्कुल बाहरी इलाके में फंसे हुए हैं। और यहाँ पर ह्यूज ब्लैक डॉट रेड रिंग रैंक 5 रेडियन मून मैगोस बाहरी ट्रैप को तबाह करते हुए लाइटनिंग स्पीड से अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बुड्ढा गुस्से में कांप रहा होता है, क्योंकि उसके पूर्वजों की इस रूइन को बनाने वाले एक ऑर्डिनरी मेंबर थे, इसलिए उसके पास सिर्फ अंदर आने का तरीका था, पर सारे सीक्रेट मैकेनिज्म को कंट्रोल नहीं था उसके पास। लेकिन तभी उसके मैप पर एक और भयानक एंट्री होती है, एक बहुत बड़ा काला डॉट जिसके आसपास लाल रंग का रिंग था मैप के कोने से अंदर घुसता है। वो डॉट इतना पावरफुल था कि रास्ते में आने वाले सारे ट्रैप और उनके नाम मतलब नाम मैप से बिल्कुल साफ होते जाते हैं। बुड्ढा रोता हुआ चिल्लाता है, एक रैंक 5 मैवस इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गया, क्या तुम मुझे एक भी मौका नहीं दोगे? वो बिना न रुके और तेज़ भागने लगता है, क्योंकि अगर रैंक 5 मैवस वहाँ पहुँच गया तो उसे कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर। वहीं दूसरी तरफ हमारा लेलिन एक राग जैसा ना ग्रे रंग का पत्थर मतलब पत्थरों वाले रास्ते पर ना चल रहा था। दोनों तरफ इतनी घनी सफ़ेद धुंध फॉग थी, आसपास का कुछ नहीं दिख रहा था उसे। अगर कोई आम मैंगोस होता तो अब तक डर के मारे रोने लगता, पर लेलिन के दिमाग और विल पावर फौलाद मतलब फौलाद समझते हो ना, फौलाद से भी 10,000 गुना ज़्यादा मजबूत थी। चलते चलते अचानक रास्ता बदल जाता है और लेलिन एक अजीब कैबिन के ना अंदर खड़ा होता है। दीवार पर पुराने फटे प्लैंक्स थे, छत पर एकदम लगी हुई थी कुछ तो, कोने से ना एकदम चूहों की आवाज़ आ रही थी। और कमरे के बीच में एक सोने का पिंजरा था जिसके ऊपर एक अजीब मेंढक तोड़ बैठा हुआ था, जो मुंह पे पाइप दबाए आराम से स्मोक रिंग छोड़ रहा था कि मतलब छोड़ रहा ऐसा कुछ दिखाई जा रहा था। और सर पर एक ब्लैक टॉप हैट पहने हुए था वो। मेंढक लेलिन को देखकर कहता है, हे ब्रदर, क्या तुम मीको की तरफ से मुझे लव लेटर देने आए हो? प्लीज़ उसे बोल देना कि मैं बिजी हूँ और कल शाम को डेट पर नहीं आ सकता। लेलिन बिल्कुल स्पीचलेस हो जाता है। मैं भी पागल हो गया भाई, क्या बोल रहा है ये मेंढक? उसे समझ नहीं आता है कि ना ये क्या चल रहा है। मेंढक फिर एकदम बोलता है कि ओ तुम ओ तो तुम मीको के मैसेंजर नहीं हो? तो ज़रूर एलिजाबेथ ने भेजा होगा। वो कितनी खूबसूरत लड़की है, उसके शरीर पर कितने सारे फोल्ड्स और स्पोर्स हैं, और उसकी आंखें एकदम बाहर निकली हुई हैं। ओ ओ मेरी एंजल है वो। लेलिन परेशान होकर पूछता है, भाई ये जगह कौन सी है? मेंढक कहता है, क्वार्क कैबिन नंबर 232, दुनिया का एक कोना, एज ऑफ द वर्ल्ड। कोई प्रॉब्लम है? लेलिन एकदम दिमाग से सोचता है वो। लेलिन सोचने लगता है कि क्या स्कारलेट क्रिसन के डिफेंसिव सिस्टम ने उसे बैनिस देश निकाला करके किसी मतलब दूसरे प्लेन या एस्ट्रल गेट तो नहीं फेंक दिया?
पुराने ज़माने के स्पेल फॉर्मेशन जब दुश्मनों को नहीं मार पाते तो उसे किसी अलग ही डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर देते थे, जहाँ से वापस आना इम्पॉसिबल होता था। तभी यहाँ पर ना ज़मीन ज़ोरदार तरीके से हिलने लगती है। लेलिन अपनी सोल फोर्स चलाता है पर वो इस कैबिन से बाहर ही नहीं जा पाता। टोड क्वार्क कहता है, कोई बात नहीं, मेरा एक नया पड़ोसी नाइवर शिफ्ट हो रहा है। और वो एकदम खोपड़ी एकदम ना, यहाँ पर ना क्या बोले यार, मैं पागल हो रहा हूँ यार। मतलब वो बाहर निकल रहा है, यहाँ दरवाजे से बाहर निकल जाता है। लेलिन भी उसके पीछे न चल जाता है, उसके पीछे पीछे। जैसे ही लेलिन दरवाजे से बाहर कदम रखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कैबिन किसी जमीन पर नहीं बल्कि एक अंधेरे गहरे स्टार्डी कॉस्मोस के ना में उसमें तैर रहा था। और उसके एकदम सामने एक आलीशान बेहिसाब बड़ा एंशियंट ट्री खड़ा था, जिसकी जड़ें पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई थी। और उसकी एकदम पत्तियाँ एकदम हीरा पन्ना जैसी न चमक रही थी। क्रीवी सिटी जहाँ एकदम पत्तों पर पूरे शहर बसाए जाते हैं, वो शहर भी इस पेड़ के एक पत्ते के सामने मतलब एकदम छोटी सी लगती है, दाने जैसी लगती है। मेंढक खुश होकर उस पेड़ के एक ऐसे जड़ पर कूद जाता है जो किसी पहाड़ जितनी मोटी थी। उस पेड़ की जड़ पर एक और छोटा सा केबिन बना था, जिसका नंबर था नंबर 233, विजडम ट्री। लिलिन को अचानक याद आता है कि एंशियंट विजडम ट्री मैगस वर्ल्ड का सबसे बड़ा मतलब ना बींग है, इंटेलिजेंट बींग है, जिसने प्राचीन जमाने के बड़े बड़े मैगस को ज्ञान दिया था और ये ऑल टाइप ऑफ विजडम दे सकता है। तभी स्पेस में एक जोरदार ना गर्जन होती है। पेड़ के तने पर दो बड़ी बड़ी पीली आंखें और एकदम लकड़ी की लाइन से बने होठ खुलते हैं। वो पेड़ बेहिसाब धीरे 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 और भारी आवाज में बोलता है, यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई, एक मिनट। हाँ, बहुत समय बाद मेरे पुराने दोस्त। वो पेड़ इतना बड़ा था कि ना उसकी आवाज़ के साउंड वेव्स से ही एक भयानक तूफान आ जाती है और कोट ट्वार्क को एकदम जड़ को पकड़कर बैठना पड़ता है ताकि वो उड़ ना जाए। पेड़ आगे बोलता है, और एक नए दोस्त। बूम! एक पहाड़ जैसी मोटी जड़ मतलब जड़ आती है और लेलिन को उठाकर सीधे उस विजडम ट्री के एकदम आंखों के सामने ले जाती है। पेड़ लेलिन को गौर से देखता है और कहता है, मुझे तुम्हारे अंदर से मेरी ही खुशबू आ रही है। लेलिन तुरंत समझ जाता है कि वो अपने स्पेस रिंग से एक लकड़ी का कप निकालता है जो एक अब न खाली था। ये वही कप था जो विजडम ट्री की मतलब छाल से बना था और इसके अंदर का न लिक्विड पीकर ही लेलिन ने अपना रैंक 3 एडवांसमेंट पूरा किया था। तो यहीं पर वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।